नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की इस शांत, ठंडी और सुकून भरी रात में हम एक ऐसी कहानी की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो धीरे धीरे आपको अपने भीतर समेट लेगी, जैसे माँ की गोद का आराम, जैसे भीगी मिट्टी की खुशबू, जैसे दूर कहीं बैलों की घंटियों की मीठी आवाज। आज की कहानी है गांव का बूढ़ा बैलगाड़ी का मिस्त्री की। एक ऐसा बूढ़ा कारीगर जो सिर्फ टूटी हुई बैलगाड़ियों के पहिए और धुरे ही नहीं जोड़ता था, बल्कि लोगों की रोजी रोटी, उनके सपने और उनके थके हुए दिल भी जोड़ दिया करता था। गांव के आखिरी छोर पर, जहां कच्ची सड़क धूल में खो जाती है और शाम होते ही चूल्हों का धुआं आसमान से बातें करने लगता है, वहीं उसकी छोटी सी झोंपड़ी थी। लोग अपनी गाड़ियां लेकर उसके पास आते, मगर लौटते समय अपने दुख और चिंताएं भी वहीं छोड़ जाते, क्योंकि उसके हाथों में जैसे मरहम था और उसकी खामोशी में अजीब सा सुकून। लेकिन एक दिन उसके दरवाजे पर एक ऐसी बैलगाड़ी आकर रुकी जिसने सिर्फ उसका काम नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ एक मिस्त्री की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की याद है जब खुशियां सादगी में मिलती थीं, रिश्ते पैसों से बड़े होते थे और थकान मिट्टी पर बैठकर अपने आप उतर जाती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपकी सांसें धीमी होंगी, आंखें भारी होने लगेंगी और दिल को एक अनकही राहत महसूस होगी। अगर ऐसी ही सुकून देने वाली, दिल को छू लेने वाली गांव की कहानियां आपको पसंद हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपको प्यार से नींद की ओर ले जाने आती है। तो अब रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की सरसराहट को महसूस कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ उस पगडंडी पर चल पड़िए जहाँ एक बूढ़ा मिस्त्री आज भी हथौड़ा लिए किसी की जिंदगी फिर से चलाने का इंतजार कर रहा है। गांव की सुबह हमेशा धीरे धीरे खुलती थी, जैसे कोई बूढ़ी अम्मा उंधी आंखों से पर्दा सरकाकर बाहर झांक रही हो। पूरब की तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैलती, खेतों पर ओस चमकती और दूर कहीं बैलों की गर्दनों में बंधी घंटियां टुनटुनाने लगती। उसी आवाज के साथ गांव के आखिरी छोर पर बनी एक छोटी सी झोंपड़ी के भीतर भी खटर पटर शुरू हो जाती थी। लकड़ी के पहियों की गंध, गीली मिट्टी, पुरानी रस्सियों और सरसों के तेल की मिली जुली खुशबू वहां हमेशा बसी रहती थी। यही घर था बूढ़े मिस्त्री राम खेलावन का, जिसे पूरा गांव बस मिस्त्री बाबा कहता था। कोई उसे नाम से नहीं पुकारता, जैसे उसका अपना नाम समय की धूल में खो गया हो। सूरज निकलने से पहले ही वह उठ बैठता, अपने कांपते घुटनों को सहलाता, चूल्हे पर पानी गर्म करता और फिर औजारों की पोटली खोलकर उन्हें ऐसे साफ करता जैसे कोई पुजारी पूजा से पहले अपने बर्तन मांज रहा हो। उसके लिए हथौड़ा, छेनी, कीबी, रस्सी सब भगवान की मूर्तियों जैसे थे। वह धीरे से लकड़ी के पहिए पर हथेली फेरता और बुदबुदाता, चलना है तुम्हें, किसी का घर तुमसे ही चलेगा। उसकी झोंपड़ी के सामने की सूखी जमीन पर पहियों के निशान बने रहते, मानो हर दिन की मेहनत वहीं लिखी जा रही हो। उस सन्नाटे में उसकी हथौड़े की पहली चोट जैसे पूरे गांव को जगाने वाली घंटी बन जाती थी। दिन चढ़ते ही लोग आने लगते। कोई किसान अपनी चरमराती बैलगाड़ी घसीटता हुआ आता, कोई लड़का टूटा पहिया कंधे पर रखे भागता हुआ, तो कोई औरत दूर से आवाज लगाती, बाबा जरा देख लेना, धुरा अटक रहा है। मिस्त्री बाबा सबको एक ही नजर से देखते, न अमीर न गरीब, सब बस जरूरतमंद। वह जमीन पर दरी बिछाकर बैठ जाता, लकड़ी को ठोंकता, काटता, घिसता और हर वार के साथ जैसे अपना दर्द भी उसमें उतार देता। काम करते समय उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होती, जैसे वही उसका ध्यान हो, वही उसकी प्रार्थना। कई बार लोग बैठकर उससे बातें भी करने लगते, घर की परेशानी, फसल का घाटा, बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई, सब कुछ। बाबा कम बोलता, बस हूं, अच्छा, ठीक हो जाएगा कहता रहता, मगर उसकी आवाज में ऐसा भरोसा होता कि लोग हल्के होकर लौटते। बच्चे उसे घेर कर खड़े रहते, क्योंकि वह टूटे पहिए से उनके लिए छोटी छोटी गाड़ियां बना देता था। और जब कोई पैसे कम देता या कहता अभी नहीं है, तो वह हंसकर कहता, अरे गाड़ी चलती रहे, बस यही बड़ी बात है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वही हंसी रात को उसके गले में अटक जाती थी, जब वह अकेला होता और चूल्हे की बुझती राख को देखता रहता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कभी राम खेलावन का भी भरा पूरा घर था। उसकी पत्नी जमुना,
जिसके हाथ की रोटी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी, और एक जवान बेटा, भोला, जो बैलों को दौड़ाते हुए हंसता रहता था। तीनों मिलकर गाड़ियां बनाते, मेलों में बेचते, दूर दूर तक नाम था उनका। मगर एक बरसाती रात सब बदल गया। नदी उफान पर थी, फिर भी शहर से सामान लाना जरूरी था। उसी रात उनकी बैलगाड़ी पलटी। कीचड़, अंधेरा, चीखें और फिर सन्नाटा। लोग कहते हैं सुबह सिर्फ राम खेलावन बचा मिला, बेहोश टूटी गाड़ी के पास। उसके बाद से उसने कभी खुलकर बात नहीं की। वह गांव लौट आया, मगर उसके भीतर कुछ वहीं नदी में डूब गया था। उसने फिर शादी नहीं की, रिश्तेदारों से दूरी बना ली और अपना सारा जीवन बैलगाड़ियों की मरम्मत में झोंक दिया। शायद दूसरों की गाड़ियां ठीक करते करते वह अपनी टूटी किस्मत भी जोड़ना चाहता था। उसकी झोंपड़ी में आज भी एक पुरानी धुंधली तस्वीर टंगी थी, जमुना की मुस्कान और भोला की चमकती आंखें, जिसे वह रोज साफ करता, जैसे वे अभी भी उसके साथ हों। उस दिन दोपहर कुछ अलग थी। आसमान में बादल थे, हवा में नमी थी और रास्ते पर कम लोग दिखाई दे रहे थे। बाबा एक पुराने पहिए में नई लकड़ी फिट कर रहा था कि अचानक एक अजनबी लड़का हांफता हुआ आया। बाबा, जल्दी चलो, हमारे मालिक की गाड़ी कीचड़ में धंस गई, पहिया टूट गया है। लड़के के कपड़े शहर जैसे थे, आवाज में घबराहट थी। बाबा ने बिना सवाल किए औजार समेटे और उसके पीछे चल पड़ा। रास्ता लंबा था, खेतों से होता हुआ, झाड़ियों के बीच से। चलते चलते उसे अपने बेटे की याद आई, जो ऐसे ही भागता हुआ उसे बुलाने आता था। कुछ देर के लिए उसके कदम लड़खड़ा गए, मगर उसने खुद को संभाला। कीचड़ में फंसी वह गाड़ी बड़ी थी, मजबूत लकड़ी की, शायद किसी व्यापारी की। पहिया बुरी तरह चटक गया था। बाबा घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, फिर भी उनमें अजीब सी फुर्ती थी। उसने आधे घंटे में पहिया खोलकर नया जोड़ दिया। सब हैरान थे। व्यापारी ने पैसे बढ़ाए, मगर बाबा ने सिर्फ जितना रोज लेता था उतना ही लिया। जाते जाते उसने गाड़ी पर हाथ फेरा, जैसे किसी बच्चे के सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। शाम को जब वह लौटा, तब थकान हड्डियों तक उतर चुकी थी। उसने चूल्हा जलाया, 2 सूखी रोटियां सेंकी और नमक के साथ खा ली। बाहर हवा चल रही थी, छप्पर हिल रहा था। उसने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारी और देर तक उसे देखता रहा। देखो जमुना, आज भी हाथ चल रहे हैं, वह बुदबुदाया। आंखों में पानी भर आया। वह खुद से लड़ता, मगर आंसू मानते नहीं थे। उसे लगता जैसे हर दिन वह थोड़ा थोड़ा खाली होता जा रहा है। गांव के बीच रहते हुए भी वह सबसे अलग था। कोई उसके दुख का हिस्सा नहीं था। कई बार रात को उसे लगता कि अगर वह सोते सोते चला जाए तो शायद किसी को पता भी न चले। लेकिन अगले ही पल उसे सुबह की घंटियां याद आती और वह सोचता, नहीं, अभी कुछ काम बाकी है। वही काम उसकी सांस बन गया था, वही जीने की वजह। अगली सुबह गांव में मेला लगने की तैयारी थी। बच्चे रंगीन झंडियां बांध रहे थे, औरतें गुड़ की मिठाई बना रही थीं और मर्द अपनी अपनी गाड़ियां ठीक कराने बाबा के पास जमा हो गए। आज उसकी झोंपड़ी के बाहर मेले जैसा माहौल था। वह एक के बाद एक गाड़ियां ठीक करता जा रहा था। पसीना उसकी पीठ से बह रहा था, मगर चेहरे पर थकान नहीं, जैसे लोगों की रौनक उसे ताकत दे रही हो। तभी एक छोटी लड़की आई, हाथ में टूटी लकड़ी की खिलौना गाड़ी लिए। बाबा, इसे भी ठीक कर दो ना, ये मेरे भैया ने बनाई थी। बाबा ने गाड़ी ली, उसे जोड़कर और भी सुंदर बना दिया। लड़की की मुस्कान देखकर उसके दिल में कुछ पिघल गया। उसे अपनी पोती जैसी कोई कल्पना दिखी, जो कभी सच नहीं हुई। उस छोटी सी मुस्कान ने उसके भीतर बरसों बाद उजाला कर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह पूरी तरह अकेला नहीं है, ये पूरा गांव ही उसका परिवार है। दोपहर ढलते ढलते आसमान फिर धुंधला हो गया। अचानक दूर से एक अजीब सी बैलगाड़ी आती दिखाई दी। काली, पुरानी, मगर मजबूत। उसके पहिए से अजीब चरमराहट की आवाज आ रही थी। गाड़ी धीरे धीरे उसकी झोंपड़ी के सामने आकर रुकी। उसमें बैठे आदमी का चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था, पर उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। क्या आप ही मिस्त्री बाबा हो? उसने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। इस गाड़ी को बचा लो, ये मेरे बाप दादा की निशानी है। बाबा ने पहिए पर हाथ रखा। लकड़ी वैसी ही थी जैसी वह सालों पहले बनाता था। उसके हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे अतीत सामने खड़ा हो। उसने बिना कुछ कहे काम शुरू कर दिया, मगर उसके भीतर कुछ जाग रहा था, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से चल पड़ी हो।
वह समझ नहीं पा रहा था कि ये गाड़ी उसके दिल को इतना क्यों छू रही है। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी हो गया था और बाबा उस पहिए को जोड़ते हुए अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। हर चोट के साथ उसे लग रहा था जैसे वह सिर्फ लकड़ी नहीं, अपने अतीत को भी जोड़ रहा हो। गांव के लोग दूर खड़े देख रहे थे। हवा में धूल उड़ रही थी, घंटियां बज रही थीं और उस बूढ़े मिस्त्री की हथौड़े की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह गाड़ी, यह अजनबी और यह शाम उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली है। एक ऐसी दिशा जहां शायद अकेलापन थोड़ा कम होगा और दिल को बरसों बाद कोई अपना मिलेगा। मगर फिलहाल वह बस झुका हुआ था, मिट्टी में सना लकड़ी को सहलाता हुआ, जैसे हमेशा से करता आया था। क्योंकि उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही थी कि जब तक हाथ चलते रहें, उम्मीद भी चलती रहती है। और इसी उम्मीद के साथ उस रात उसकी कहानी का एक नया पन्ना खुलने वाला था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, लेकिन उस अजनबी बैलगाड़ी के पास झुका बैठा बूढ़ा मिस्त्री अब भी हथौड़ा चला रहा था। आसमान में हल्की नीली धुंध उतर आई थी, दूर खेतों से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं और गांव के घरों में एक एक कर दिए जलने लगे थे। बाकी लोग अपने अपने काम निपटा कर जा चुके थे, पर वह गाड़ी जैसे उसे रोककर बैठा लेना चाहती थी। लकड़ी पर हाथ फेरते ही उसे एक अजीब सी पहचान महसूस हुई, जैसे ये लकड़ी कभी उसके अपने आंगन में सूखी हो, जैसे इन जोड़ों को बनाने की तरकीब वही जानता हो। उसने पहिए की तीलियों को उलट पुलट कर देखा, धुरे की नाप ली, फिर बहुत धीरे से बोला, ये बनावट, ये तो हमारे जमाने की है। अजनबी आदमी चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों तैर रहे थे। बाबा ने अपनी धोती का किनारा घुटनों पर कस लिया और जोर से काम में जुट गया। हर चोट के साथ उसके भीतर कुछ खुलता जा रहा था, जैसे सालों से जमी बर्फ पिघल रही हो। उसे लगा जैसे आज वह किसी और की नहीं, अपनी ही खोई हुई चीज ठीक कर रहा है। जब पहिया फिट हो गया और गाड़ी सीधी खड़ी हो गई, तब अंधेरा लगभग उतर चुका था। अजनबी ने जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, मगर बाबा ने हाथ पीछे कर लिया। रहने दो, ये गाड़ी पैसे से बड़ी है, उसने धीमे से कहा। आदमी ने हैरानी से पूछा, क्यों बाबा? बाबा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि इसमें किसी का घर बसा है, जैसे कभी मेरी गाड़ी में बसा था। यह कहते हुए उसकी आवाज कांप गई। अजनबी ने पहली बार उसे गौर से देखा, जैसे उसके चेहरे पर कोई पुरानी कहानी पढ़ रहा हो। उसने पैसे वापस रख लिए और बस इतना बोला, कल सुबह फिर आऊंगा, आपको कुछ बताना है। बाबा ने सिर हिलाया। वह गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे में खो गई, मगर उसके पहियों की आवाज देर तक हवा में गूंजती रही। बाबा देर तक उसी दिशा में देखता रहा, जैसे कोई अपना दूर जा रहा हो। रात को झोपड़ी में लौटा तो अजीब बेचैनी थी। उसने चूल्हा जलाया, पर भूख नहीं लगी। पानी गर्म किया, पर पिया नहीं। बस खाट पर बैठा रहा। बाहर झिंगुरों की आवाज, भीतर सन्नाटा। उसने दीवार से पुरानी तस्वीर उतारी और सामने रख ली। आज एक गाड़ी आई थी, बिल्कुल हमारी जैसी। वह तस्वीर से बात करने लगा, जैसे जमुना और भोला सुन रहे हों। अगर तुम लोग होते तो पहचान लेते, है ना? उसकी आंखें भर आईं। इतने सालों में पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत ने कोई दरवाजा फिर से खोला है, मगर साथ ही डर भी था, कहीं ये सब धोखा न हो, कहीं फिर कुछ छिन न जाए। रात भर वह करवटें बदलता रहा। बाहर हवा छप्पर हिलाती रही और भीतर उसकी धड़कनें। सुबह असामान्य रूप से जल्दी जाग गई। मुर्गे की बांग से पहले ही वह उठ बैठा। उसने झोपड़ी साफ की, औजार करीने से रखे, जैसे किसी मेहमान का इंतजार हो। खुद को भी धोकर साफ धोती पहनी। शायद सालों बाद उसने अपने बालों में तेल लगाया था। सूरज उगा ही था कि वही गाड़ी दूर से आती दिखाई दी। आज उसकी आवाज कुछ हल्की थी, जैसे पहिए को राहत मिली हो। अजनबी उतरा, हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मेरा नाम हरिराम है, ये गाड़ी मेरे दादा की है। उन्होंने बताया था कि सालों पहले एक मिस्त्री था जो ऐसी गाड़ियां बनाता था, उसका नाम राम खेलावन। बाबा का दिल धक से रह गया। इतने साल बाद किसी ने उसका असली नाम लिया था। वह कुछ पल कुछ बोल ही नहीं पाया। हरिराम आगे बोला, दादा कहते थे उनकी पहली गाड़ी आपने बनाई थी, तब वो जवान थे। बाबा की आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे किसी ने बुझी चिंगारी में फूंक मार दी हो। हरिराम बैठ गया और धीरे धीरे बातें करने लगा। उसने बताया कि उसके दादा अक्सर उस मिस्त्री की तारीफ करते थे जो लकड़ी को ऐसे जोड़ता था कि सालों तक चरमराहट नहीं होती। उन्होंने कहा था,
अगर कभी गाड़ी टूटे तो उसी मिस्त्री को ढूंढना वही असली हाथ है। बाबा सुनता रहा, जैसे अपने बारे में कोई और कहानी सुना रहा हो। उसे याद आने लगा, एक जवान लड़का पहली बार गाड़ी खरीदते हुए खुश होकर लड्डू बांटता हुआ, शायद वही हरिराम का दादा रहा होगा। अचानक बाबा को लगा कि उसका काम बेकार नहीं गया, किसी ने उसे याद रखा। उसका सीना भर आया। इतने सालों में पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ एक अकेला बूढ़ा नहीं, बल्कि किसी की यादों का हिस्सा है। दिन भर हरिराम वहीं बैठा रहा। दोनों ने मिलकर गाड़ी की छोटी मोटी मरम्मत की। बाबा उसे समझाता, ये धुरा थोड़ा तिरछा मत लगाना, वरना बोझ पड़ेगा। हरिराम ध्यान से सुनता, जैसे कोई गुरु से विद्या ले रहा हो। दोपहर तक दोनों के बीच अजीब सा अपनापन हो गया। हरिराम ने अपना खाना बांटा, सूखी रोटी, अचार। बाबा ने सालों बाद किसी के साथ बैठकर खाना खाया। वह कौर तोड़ते हुए बोला, बहुत दिन बाद किसी के साथ खा रहा हूं। हरिराम मुस्कुरा दिया। उस छोटी सी मुस्कान में बाबा को अपना बेटा दिख गया। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे भोला सामने बैठा है। उसका गला भर आया, मगर उसने चेहरा दूसरी कुछ मोड़ लिया। शाम ढली तो गांव के कुछ बच्चे खेलने आ गए। उन्होंने देखा कि बाबा किसी से हंसकर बात कर रहा है। यह नज़ारा उनके लिए नया था। एक बच्चा बोला, बाबा, ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? बाबा ठिठक गया। रिश्तेदार? कितने साल हो गए ये शब्द सुने हुए। उसने हरिराम की तरफ देखा। हरिराम ने हंसते हुए कहा, हाँ, समझ लो, अब तो मैं भी बाबा का ही हूँ। बच्चों ने तालियां बजाईं। बाबा के दिल में जैसे कोई खाली कमरा भर गया। उसे लगा कि अकेलापन थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, जैसे पुरानी दीवारों में रोशनी घुस रही हो। उस शाम उसकी झोपड़ी के बाहर पहली बार इतने सालों बाद हंसी गूंजी। रात को जब सब चले गए और बाबा खाट पर लेटा, तो आज उसे नींद आने में देर नहीं लगी। बाहर हवा अब भी चल रही थी, मगर उसे सुकून लग रहा था। उसने आंखें बंद की तो यादों में जमुना और भोला मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, देखा, तुम अकेले नहीं हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। हरिराम कितने दिन रुकेगा, जिंदगी किस मोड़ पर ले जाएगी, मगर इतना जरूर था कि बरसों बाद उसके दिल में उम्मीद की छोटी सी लौ जल उठी थी। और वही लौ अब उसकी कहानी को एक नए रास्ते पर ले जाने वाली थी, जहां शायद टूटे पहियों के साथ साथ एक बूढ़े दिल की दरारें भी धीरे धीरे भरने लगेंगी। अगली सुबह गांव की हवा कुछ बदली बदली सी लगी, जैसे रात भर किसी ने खेतों पर नया उजाला बिछा दिया हो। ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं, और दूर कहीं से बैलों की घंटियों की आवाज लहर बनकर फैल रही थी। बूढ़ा मिस्त्री आज बहुत दिनों बाद हल्का महसूस कर रहा था। उसकी पीठ का दर्द भी जैसे कम हो गया था। कदमों में अजीब सी फुर्ती थी। उसने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, चाय जैसी पतली काढ़ी बनाई और बाहर बैठकर सूरज निकलते देखा। हर रोज यही सूरज उगता था, पर आज उसे लगा जैसे पहली बार देख रहा हो। उसके मन में हरिराम का ख्याल बार बार आ रहा था। क्या वह फिर आएगा, या कल की मुलाकात बस एक सपना थी? इतने सालों में किसी ने उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, किसी ने उसका असली नाम लेकर नहीं पुकारा था। राम खेलावन। वह खुद ही बुदबुदाया। यह नाम उसके कानों में ऐसे गूंजा जैसे कोई भूली हुई धुन अचानक याद आ जाए। उसने अपनी झोंपड़ी के बाहर की जमीन बुहारी, औजार करीने से रखे और बार बार रास्ते की ओर देखने लगा। इंतजार भी अजीब चीज है। जब कोई अपना आने वाला हो तो हर पल लंबा हो जाता है। उसकी आंखें बार बार पगडंडी पर टिक जाती, फिर खाली लौट आती। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था कि दूर धूल उड़ती दिखाई दी। वही बैलगाड़ी, वही पहियों की पहचान वाली चरमराहट, और उसके साथ हरिराम की परछाई। बाबा के दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त को देखकर दौड़ पड़ता है। हरिराम उतरते ही मुस्कुराया, राम खेलावन बाबा, आज जल्दी आ गया, सोचा आपके साथ काम सीखूं। बाबा के चेहरे पर अनायास मुस्कान फैल गई। इतने सालों बाद किसी ने उसे काम सिखाने लायक समझा था। उसने चुपचाप पोटली खोली और कहा, पहले ये लकड़ी पकड़, तीलियां सीधी करनी सीख। दोनों जमीन पर बैठ गए। लकड़ी की खुशबू, हथौड़े की आवाज और बीच बीच में हरिराम के सवाल, ये जोड़ ऐसे क्यों? रस्सी यहाँ कसते हैं क्या? सब मिलकर जैसे एक नया रिश्ता बुन रहे थे। बाबा हर बात धैर्य से समझाता, जैसे अपने बेटे को सिखा रहा हो। कई बार उसकी आंखें भीग जाती,
मगर वह जल्दी से पसीना पोंछने का बहाना कर लेता। उसे लग रहा था कि समय उल्टा चल पड़ा है, वह फिर से जवान हो गया है, फिर से घर में चहल पहल है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि बाबा के पास कोई लड़का आया है जो उनसे काम सीख रहा है। लोग हैरान भी थे और खुश भी। जो बाबा सालों से अकेला रहता था, अब उसकी झोपड़ी के बाहर हंसी सुनाई देती थी। बच्चे खेलने आते तो हरिराम उन्हें छोटी छोटी गाड़ियां बना देता और बाबा दूर बैठा मुस्कुराता रहता। औरतें पानी भरते हुए कहती, देखो, बाबा को सहारा मिल गया। कुछ बुजुर्ग पास आकर पुराने किस्से छेड़ देते, कैसे कभी रामखेलावन की गाड़ियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। बाबा पहले चुप रहता था, मगर अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। वह बताता कि कौन सी लकड़ी सबसे मजबूत होती है, कैसे पहिए का घेरा बराबर रखना चाहिए, कैसे बैलों का बोझ संतुलित हो। लोग ध्यान से सुनते, जैसे कोई बुजुर्ग पेड़ अपनी छांव बांट रहा हो। उसके अंदर जो सालों से जमा चुप्पी थी, वह धीरे धीरे पिघल रही थी। उसे एहसास हुआ कि शायद इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, साथ से भी जीता है। एक दिन दोपहर को काम करते करते हरिराम ने पूछा, बाबा, आपने शादी दोबारा क्यों नहीं की? सवाल सीधा था, मगर उसके पीछे मासूमियत थी। बाबा के हाथ रुक गए। उसने लकड़ी पर नजर टिकाए रखी। कुछ पल बाद बोला, कुछ लोग चले जाएं तो जगह खाली नहीं होती बेटा, बस खालीपन रह जाता है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा भी उसे सुनकर थम गई। उसने पहली बार खुलकर जमुना और भोला की बात बताई, कैसे वह हादसा हुआ, कैसे उसने सब खो दिया। हरिराम चुपचाप सुनता रहा, उसकी आंखें भी भर आईं। उसने धीरे से बाबा के कंधे पर हाथ रखा। वह स्पर्श बहुत साधारण था, मगर बाबा के लिए जैसे किसी ने बरसों बाद उसके दर्द को छुआ हो। वह अचानक रो पड़ा, बिना आवाज के, बस आंसू बहते रहे। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठा रहा। उस दिन बाबा ने समझा कि दुख बांटने से हल्का होता है। दिन बीतते गए। हरिराम अब रोज आने लगा। उसने बाबा की झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत कर दी, दीवार पर नई मिट्टी लीप दी और सामने एक छोटी सी बेंच बना दी जहां लोग बैठ सकें। बाबा बार बार मना करता, अरे रहने दे, मैं कर लूंगा। मगर हरिराम हंसकर कहता, अब आप अकेले नहीं हो। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते, डूबते सूरज को देखते और चुपचाप बातें करते। कभी कभी बाबा उसे पुराने गीत सुनाता जो जमुना गाया करती थी। उसकी आवाज फटी हुई थी, मगर उनमें इतना दर्द था कि हवा भी रुककर सुनती। हरिराम कहता, बाबा, आप गाते अच्छा हो। बाबा हंस देता, अरे बूढ़ी आवाज है। मगर भीतर कहीं उसे अच्छा लगता कि कोई उसकी आवाज भी सुन रहा है। पहले उसकी झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा था, अब वहां सांस लेती जिंदगी थी। मगर जिंदगी सिर्फ सुकून से नहीं चलती। एक शाम अचानक खबर आई कि गांव के बाहर की सड़क चौड़ी होने वाली है और कई कच्चे घर हटेंगे। बाबा की झोपड़ी भी उसी किनारे थी। पटवारी ने आकर कहा, बाबा, कुछ दिन में ये जगह खाली करनी पड़ेगी। यह सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। यही तो उसका सब कुछ था। यहीं जमुना की यादें थीं, यहीं भोला के खिलौने दबे थे, यहीं उसने सालों काटे थे। उसे लगा जैसे फिर कोई उसे जड़ से उखाड़ रहा है। रात भर वह सो नहीं पाया। हरिराम ने उसे समझाया, बाबा, चिंता मत करो, हम नई जगह बना लेंगे। मगर यादें क्या इतनी आसानी से उठती हैं? बाबा दीवारों को छू छू कर देखता, जैसे उनसे विदा ले रहा हो। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया, सब कुछ खो देने का डर। अगले दिन हरिराम कुछ लोगों को साथ लेकर आया। सबने मिलकर गांव के अंदर खाली पड़ी जगह पर नई छोटी सी दुकान बनाने की ठानी। लकड़ी, मिट्टी, टाट सब जुटाया गया। बाबा बस खड़ा देखता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लोग उसके लिए इतना कर रहे हैं। बच्चे मिट्टी लाते, औरतें पानी डालती, आदमी खंबे गाड़ते। शाम तक नई झोपड़ी खड़ी हो गई, पहले से छोटी मगर ज्यादा मजबूत। दरवाजे पर हरिराम ने कोयले से लिखा, राम खेलावन मिस्त्री की गाड़ी मरम्मत। बाबा ने जैसे ही अपना नाम देखा, उसकी आंखें भर आईं। इतने सालों बाद उसका नाम फिर से जिंदा हो गया था। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा, जैसे जमुना और भोला को खबर दे रहा हो, देखो, मैं अभी यहीं हूं, लोग अभी भी मेरे हैं। उस रात जब वह नई झोपड़ी में पहली बार सोया तो अजीब सी शांति थी। बाहर वही गांव, वही हवा, वही घंटियां, मगर अब अकेलापन नहीं था। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। उसने आंखें बंद की तो यादों के साथ अब हरिराम की हंसी भी थी, बच्चों की आवाजें भी थीं
और भविष्य की हल्की सी रोशनी भी। वह मुस्कुराया। शायद इंसान का घर मिट्टी से नहीं, लोगों से बनता है, और जब लोग साथ हों तो बूढ़े हाथों में भी फिर से ताकत आ जाती है। उसके भीतर कहीं उम्मीद का एक छोटा सा पौधा उगाया था, धीरे धीरे मगर जिद्दी। और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली सफर तो अब शुरू हुआ है, जहां वह सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि अपने आसपास के हर दिल को जोड़ने वाला बनने वाला है। नई जगह पर बनी छोटी सी झोपड़ी में पहली सुबह कुछ अलग ही थी। पहले जहां वह गांव के आखिरी सिरे पर अकेला जागता था, वहां अब उसके चारों तरफ लोगों की आवाजें थीं। कहीं बर्तन बज रहे थे, कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं कोई औरत चूल्हे में फूंक मार रही थी। उसे लगा जैसे वह किसी सूने जंगल से निकलकर फिर से बस्ती में आ गया हो। उसने खाट से उठकर दरवाजा खोला तो धूप सीधी भीतर आ गिरी। धूप में उड़ती धूल सोने के कणों जैसी चमक रही थी। उसने गहरी सांस ली। मिट्टी, गोबर, धुएं और सुबह की ठंडी हवा की मिली जुली खुशबू उसके सीने में उतर गई। बरसों बाद उसे लगा कि वह सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि जी भी रहा है। उसने दरवाजे पर टंगा अपना नाम पढ़ा, राम खेलावन मिस्त्री, और उंगलियों से अक्षरों को छुआ। जैसे कोई बच्चा पहली बार अपना नाम लिखना सीखता है, वैसे ही वह मुस्कुरा दिया। इतने सालों में उसने खुद को बस बाबा मान लिया था, मगर आज उसे लगा कि उसका भी एक वजूद है, एक पहचान है जो अभी खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर में हरिराम भी आ गया, हाथ में गरम चाय का लोटा और 2 कुल्हड़ लिए। बाबा, आज मैं बनाकर लाया हूं, उसने हंसते हुए कहा। दोनों दरवाजे पर बैठकर चाय पीने लगे। भाप उनके चेहरों से टकरा रही थी। बाबा ने धीरे से घूंट लिया और बोला, कितने साल हो गए किसी के साथ ऐसे बैठकर चाय पिए। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। हरिराम ने छेड़ते हुए कहा, अब रोज पीनी पड़ेगी। बाबा हंस पड़ा। उसी वक्त 2 किसान अपनी गाड़ी लेकर आ गए। बाबा, धुरा फंस रहा है। बाबा तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं हैं, जैसे शरीर ने भी उम्मीद पकड़ ली हो। वह काम में लग गया और हरिराम उसके साथ। अब औजारों की खटपट 2 हाथों से नहीं, 4 हाथों से हो रही थी। काम जल्दी भी होता और बीच बीच में बातें भी चलती रहती। राह चलते लोग रुकते, देखते और कहते, अरे बाबा की दुकान तो फिर से चल पड़ी। दिन बीतते गए और बाबा ने हरिराम को हर छोटी बड़ी बारीकी सिखानी शुरू कर दी। कौन सी लकड़ी बारिश में नहीं फूलती, किस तरह पहिए का घेरा कसना चाहिए, रस्सी कितनी खींचनी है, और बैलों के कदमों की चाल देखकर गाड़ी का संतुलन कैसे समझना है। हरिराम सब ध्यान से सीखता, जैसे ये सिर्फ काम नहीं, कोई विरासत हो। कई बार बाबा उसे देखकर खो जाता। उसके हाथों की चाल, माथे का पसीना, लकड़ी उठाने का ढंग, सब उसे भोला की याद दिलाते। फर्क बस इतना था कि अब वह डरता नहीं था। पहले यादें उसे तोड़ देती थीं, अब वही यादें उसे सहारा देती थीं। उसे लगता, शायद भगवान ने देर से ही सही, पर उसके खाली आंगन में फिर से किसी को भेज दिया है। शाम को जब दुकान बंद होती तो दोनों साथ बैठकर पुराने किस्से सुनते। बाबा बताता कि कैसे कभी वह मेलों में गाड़ियां बेचता था, कैसे जमुना गाना गाती थी, कैसे भोला पहली बार बैल हाँकते हुए गिर पड़ा था। हरिराम हंसता और बाबा के चेहरे पर सालों बाद खुली मुस्कान आ जाती। गांव के बच्चों ने अब उस जगह को खेल का अड्डा बना लिया था। कोई टूटी गाड़ी लेकर आता, कोई लकड़ी का पहिया घुमाता, कोई बाबा से कहानी सुनाने की जिद करता। बाबा पहले झुंझला जाता था, मगर अब उसे अच्छा लगता। वह बच्चों को बैठाकर कहानियां सुनाता, पुराने जमाने की, मेलों की, बैलों की दौड़ की। बच्चे मुंह खोले सुनते रहते। कई बार वह छोटी छोटी लकड़ी की गाड़ियां बनाकर उन्हें दे देता। बच्चे खुशी से उछल पड़ते। उस हंसी में उसे अपना खोया हुआ घर सुनाई देता। उसे एहसास हुआ कि इंसान बूढ़ा तब नहीं होता जब उसके बाल सफेद होते हैं, बल्कि तब जब उसके आसपास हंसी बंद हो जाती है। और अब उसकी दुनिया में फिर से हंसी लौट आई थी। उसकी झोपड़ी अब सिर्फ मरम्मत की दुकान नहीं, गांव की छोटी सी चौपाल बन गई थी, जहां लोग काम के साथ दिल भी हल्का कर लेते थे। एक दिन दोपहर को तेज आंधी आई। धूल के गुबार उठे, आसमान पीला हो गया। लोग भागकर अपने घरों में छिप गए। बाबा और हरिराम ने जल्दी जल्दी औजार समेटे। तभी एक बूढ़ी औरत घबराई हुई आई। बाबा, मेरे बेटे की गाड़ी खेत में पलट गई है, अनाज भरा है, बारिश आने वाली है। बिना सोचे बाबा उठ खड़ा हुआ। चल बेटा,
उसने हरिराम से कहा। दोनों आंधी में ही निकल पड़े। धूल आंखों में चुभ रही थी, मगर बाबा के कदम रुक नहीं रहे थे। खेत तक पहुंचकर उन्होंने गाड़ी सीधी की, पहिया बांधा, रस्सियां कसी। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी, मगर काम पूरा हो गया। औरत रोते रोते उनके पैर छूने लगी। बाबा ने उसे उठाया। अरे माँ, ये तो हमारा काम है। लौटते वक्त हरिराम ने देखा कि बाबा थक गया है, सांस तेज चल रही है। उसने धीरे से बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा ने कुछ नहीं कहा, मगर उस स्पर्श में उसे अपने बेटे की उंगलियां महसूस हुईं। उसका दिल भर आया। रात को बाबा को हल्का बुखार हो गया, शरीर कांप रहा था। हरिराम ने चूल्हे पर काढ़ा बनाया, उसे ओढ़नी ओढ़ाई और पास बैठा रहा। बाबा आधी नींद में बड़बड़ा रहा था, कभी जमुना का नाम, कभी भोला का। हरिराम ने पहली बार उसे इतने कमजोर रूप में देखा। उसे डर लगा, कहीं ये सहारा भी छिन न जाए। उसने बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया। देर रात बाबा की आंख खुली तो उसने देखा हरिराम पास ही बैठा है। तू गया नहीं? उसने धीमे से पूछा। हरिराम बोला, अब कहाँ जाऊंगा बाबा, आप ही तो घर हो। यह सुनकर बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों बाद किसी ने उसे घर कहा था। उसने कांपते हाथ से हरिराम के सिर पर हाथ फेरा। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। उस रात उसे लगा कि शायद उसका अधूरा पितापन फिर से पूरा हो रहा है। कुछ दिनों बाद जब बाबा ठीक हुआ तो उसने महसूस किया कि अब उसे जल्दी थकान लगने लगी है। हाथ पहले जितने मजबूत नहीं रहे। उसने धीरे धीरे ज्यादा काम हरिराम को सौंपना शुरू कर दिया। खुद बस पास बैठकर देखता, सलाह देता। पहले उसे डर लगता था कि अगर काम छोड़ दिया तो जीना कैसे होगा, मगर अब उसे भरोसा था, हरिराम है। एक शाम उसने अपने पुराने औजारों की पोटली निकाली, वही जो सालों से उसके साथ थी। उसने हथौड़ा हरिराम को देते हुए कहा, अब ये तेरे हैं, इन्हें संभाल कर रखना। ये सिर्फ लोहे के नहीं, मेरी पूरी जिंदगी के हैं। हरिराम की आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथों से पोटली ली, जैसे कोई पूजा की थाली ले रहा हो। बाबा ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसने अपना बोझ किसी अपने को सौंप दिया है। उस रात आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। बाबा खाट पर लेटा उन्हें देख रहा था। हवा ठंडी थी, कहीं दूर से बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसे लगा कि जीवन ने उसे जितना दुख दिया, उतना ही देर से सही सुकून भी दे दिया। अब उसे मौत से डर नहीं लगता था, क्योंकि पीछे कोई था जो उसकी विरासत संभालेगा, जो उसकी तरह लोगों की गाड़ियां चलाता रहेगा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन जमुना और भोला से कहा, देखो मैं अकेला नहीं हूं, हमारा काम चलता रहेगा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। रात धीरे धीरे गहरी होती गई और उस मुस्कान के साथ बूढ़ा मिस्त्री नींद में डूबता चला गया। एक ऐसी नींद जिसमें पछतावा नहीं, बस संतोष था। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वह सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे गांव की कहानी बन चुकी थी। उस रात के बाद जैसे समय ने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी थी। बूढ़े मिस्त्री के लिए हर सुबह अब किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से तोहफे की तरह आने लगी थी। जब वह आंख खोलता तो सबसे पहले छप्पर की दरारों से छन कर आती धूप को देखता, फिर बाहर से आती लोगों की आवाजें सुनता। कहीं कोई औरत बच्चे को पुकार रही है, कहीं कोई किसान बैलों को खोल रहा है, कहीं बर्तन खनक रहे हैं। उसे लगता जैसे वह किसी बड़े परिवार के बीच सोया हो। पहले उसकी सुबहें सन्नाटे से शुरू होती थीं, अब जीवन की हलचल से। वह धीरे धीरे उठता, घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा होता और बाहर आकर मिट्टी को छू लेता, जैसे धरती से ताकत ले रहा हो। सामने हरिराम पहले से जागा मिलता, चूल्हे पर पानी गर्म करता हुआ। दोनों की नजरें मिलती और बिना कुछ कहे मुस्कान आ जाती। उस मुस्कान में अपनापन था, भरोसा था और एक अनकही राहत थी कि अब कोई है जो सुबह का इंतजार साथ करेगा। दिन चढ़ते ही दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी थी। पहले जहां कभी कभार 2-3 गाड़ियां आती थीं, अब रोज 5-7 खड़ी मिलती। लोगों को भरोसा था कि यहाँ काम ठीक होगा और दिल भी हल्का होगा। बाबा अब ज्यादा देर तक झुक नहीं पाता था, इसलिए लकड़ी नापना, तीलियां जमाना, रस्सी कसना, ये सब हरिराम करने लगा। बाबा बस पास बैठकर देखता, कभी कभी हाथ पकड़कर दिशा सुधार देता। नहीं बेटा, घेरा थोड़ा और गोल कर, देख ऐसे, वह कहता और हरिराम तुरंत सीख जाता। गांव के लोग मजाक में कहते, अब तो छोटा मिस्त्री तैयार हो गया। बाबा यह सुनकर चुपचाप गर्व से भर जाता। उसे लगता जैसे उसका खून नहीं, पर उसकी मेहनत किसी और की नसों में दौड़ रही है। कई बार वह हरिराम को काम करते देख
इतना खो जाता कि उसे लगता भोला सामने खड़ा है। मगर अब उस याद में चुभन कम थी, मिठास ज्यादा। एक दोपहर जब धूप बहुत तेज थी और हवा तक रुक गई थी, एक बूढ़ा किसान अपनी बहुत पुरानी बैलगाड़ी लेकर आया। लकड़ी काली पड़ चुकी थी, पहिए टेढ़े थे, रस्सियां सड़ गई थीं। किसान बोला, बाबा, इसे फेंक दूं क्या? नहीं, ले लूं। बाबा धीरे धीरे उठकर गाड़ी के पास गया। उसने लकड़ी पर हाथ फेरा, जैसे किसी बूढ़े साथी को पहचान रहा हो। नहीं, उसने कहा, इसे फेंकना मत, पुरानी चीजों में जान बसती है, बस थोड़ा सहारा चाहिए। वह घंटों उस गाड़ी को ठीक करता रहा। हरिराम ने कई बार कहा, बाबा रहने दो, मैं कर लूंगा, मगर बाबा नहीं माना, जैसे वह सिर्फ गाड़ी नहीं, अपनी ही उम्र को साबित कर रहा हो कि अभी वह बेकार नहीं हुआ। जब गाड़ी तैयार हुई और किसान की आंखों में खुशी चमकी, तो बाबा के दिल में भी अजीब सा उजाला फैल गया। उसे लगा जैसे उसने खुद को फिर से जोड़ लिया हो। उसे समझ आया, जब तक किसी के काम आ रहे हो तब तक बूढ़े नहीं होते। शाम को दुकान के सामने अक्सर छोटी सी महफिल जम जाती। बच्चे मिट्टी में खेलते, औरतें पानी भरते भरते 2 पल बैठ जाती, बुजुर्ग हुक्का सुलगाते। बाबा बीच में बैठकर किस्से सुनाता, कैसे पहले बैलगाड़ियों की दौड़ होती थी, कैसे मेले में रात भर ढोल बजते थे, कैसे लोग बिना घड़ी के सूरज देखकर समय पहचान लेते थे। उसकी आवाज में अब थरथराहट कम और मिठास ज्यादा थी। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। कई बार कोई कह देता, बाबा, तुम न होते तो ये सब किसे पता चलता? तब बाबा हल्का सा मुस्कुरा देता। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ मिस्त्री नहीं, यादों का रखवाला भी है। अगर वह चला गया तो ये कहानियां भी चली जाएंगी। यही सोचकर उसने और खुलकर बोलना शुरू किया, जैसे वह अपना सारा जीवन शब्दों में बांट देना चाहता हो। मगर शरीर की अपनी हद होती है। एक रात अचानक उसकी छाती में दर्द उठा, सांस भारी हो गई। हरिराम घबरा गया। उसने पानी पिलाया, पीठ सहलाई। बाबा खाट पर लेटा लेटा छप्पर को देख रहा था। उसे लगा जैसे समय फिर से हाथ से फिसल रहा है। कई साल पहले की वही बेबसी लौट आई, जब वह नदी किनारे अकेला बचा था। मगर इस बार फर्क था। इस बार उसके पास कोई बैठा था, उसका हाथ पकड़े। उसने हरिराम की तरफ देखा और बहुत धीमे से बोला, डर मत, बूढ़ा पेड़ हूं, थोड़ा चरमराऊंगा तो सही। हरिराम की आंखों से आंसू टपक पड़े। बाबा ने पहली बार महसूस किया कि अब उसकी चिंता करने वाला भी कोई है। वह दर्द के बावजूद मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि मौत भी आए तो अब उतनी डरावनी नहीं लगेगी। अगले दिन जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो उसने हरिराम को पास बुलाया। दोनों दुकान के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा में पत्ते सरसराहट कर रहे थे। बाबा ने कहा, बेटा, अगर कभी मैं न रहूं तो काम बंद मत करना। ये दुकान चलती रहनी चाहिए। ये सिर्फ रोजी नहीं, लोगों का भरोसा है। हरिराम ने तुरंत सिर हिलाया, ऐसी बात मत करो बाबा। मगर बाबा जानता था कि जिंदगी का भरोसा नहीं। उसने अपनी पुरानी यादें, किस्से, नापजोक के तरीके सब विस्तार से समझाने शुरू किए, जैसे कोई किताब धीरे धीरे पढ़ा रहा हो। वह चाहता था कि उसके जाने के बाद भी उसका हुनर जिंदा रहे। हर शब्द में अनुभव था, हर बात में सालों की धूप बारिश की छाप। हरिराम सब दिल में उतारता जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद गांव में छोटा सा मेला लगा। ढोल, मिठाइयाँ, रंग बिरंगी दुकानें। बच्चों ने जिद की कि बाबा भी चलें। पहले वह मना करता रहा, मगर सबके कहने पर तैयार हो गया। हरिराम ने उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलाया। मेले की रोशनी, लोगों की भीड़, हंसी, सब देखकर बाबा की आंखें चमक उठीं। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह जमुना और भोला के साथ ऐसे ही मेले में जाता था। उसने गुड़ की जलेबी खाई, बच्चों को खिलौने दिलाए और एक पल के लिए सचमुच भूल गया कि वह बूढ़ा है। उस रात लौटते समय आसमान में पूरा चांद था। बाबा ने चलते चलते कहा, देखा बेटा, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, बस साथ चाहिए। हरिराम ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। रात को जब वह खाट पर लेटा तो उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। बाहर से धीमी हवा आ रही थी, कहीं दूर बैलों की घंटियां बज रही थीं और दुकान के बाहर टंगा उसका नाम चांदनी में चमक रहा था। उसने आंखें बंद कीं तो उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान मिट्टी में घुल रही है। अब उसे किसी चीज का अफसोस नहीं था। उसने अपना हुनर बांट दिया था, अपना अकेलापन बांट दिया था और बदले में उसे अपनापन मिल गया था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह जानता था, कल सूरज फिर उगेगा, हरिराम दुकान खोलेगा, हथौड़े की आवाज फिर गूंजेगी
और गांव की गाड़ियां चलती रहेंगी। शायद यही उसकी असली जीत थी कि उसके बाद भी जीवन रुकेगा नहीं। और इसी संतोष के साथ वह गहरी नींद में उतर गया, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद आखिरकार घर पहुंच गया हो। रात की वह नींद जैसे वर्षों की थकान अपने साथ बहा ले गई थी। सुबह जब बूढ़े मिस्त्री की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसकी सांसें पहले से हल्की हैं, सीना भी उतना भारी नहीं लग रहा। बाहर से आती रोशनी अब चुभती नहीं थी, बल्कि किसी पुराने दोस्त की तरह सहला रही थी। उसने धीरे धीरे करवट बदली, खाट की रस्सियां चरमराईं और वह उठकर बैठ गया। कुछ पल यूं ही बैठा रहा, जैसे अपने भीतर की धड़कनों को सुन रहा हो। झोंपड़ी के बाहर हरिराम लकड़ी चीर रहा था। टक टक टक, वही आवाज जो कभी उसके अपने हाथों से निकलती थी। वह आवाज सुनकर उसके होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे जिंदगी ने काम उससे लेकर किसी और को दे दिया है, मगर काम की धुन अभी भी उसी घर में बज रही है। उसने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा चेहरे से टकराई। दूर खेतों पर धूप उतर रही थी, बैल गर्दन हिलाते चल रहे थे और गांव धीरे धीरे जाग रहा था। उसे पहली बार लगा कि वह इस सुबह का मेहमान नहीं, हिस्सा है। हरिराम ने उसे देखते ही कहा, बाबा आज आराम करना, मैं सब संभाल लूंगा। बाबा ने हंसकर जवाब दिया, अरे इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। मगर भीतर से वह जानता था कि अब उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। फिर भी वह दरी बिछाकर बैठ गया, औजार पास रख लिए। लोग आते, हरिराम काम करता और बाबा सलाह देता। कभी कभी कोई पुराना ग्राहक सीधे उसके पास आकर कहता, बाबा जरा आप देख लो। वह लकड़ी पर हथेली रखता, आंखें बंद करता और बस स्पर्श से समझ जाता कि कहाँ ढील है, कहाँ कसावट चाहिए। लोग हैरान रह जाते, अभी भी हाथ में वही जादू है। यह सुनकर उसके दिल में हल्की गर्माहट फैल जाती। उसे एहसास होता कि अनुभव उम्र से बड़ा होता है। उसके हाथ भले कांपते हों, मगर पहचान अभी भी जिंदा है। उसे लगता जैसे वह धीरे धीरे नदी के किनारे बैठा नाव चलाना सिखा रहा है। खुद अब नाव नहीं खींच सकता, पर दिशा बता सकता है। दोपहर के वक्त एक छोटी सी घटना ने उसे भीतर तक छू लिया। गांव का वही लड़का जो पहले दिन उसे बुलाने आया था, अब बड़ा हो गया था और अपनी पहली गाड़ी खुद बनवाने आया। उसने झेंपते हुए कहा, बाबा मेरे लिए भी एक नई गाड़ी बना दो, पहली कमाई से खेत जोतूंगा। बाबा की आंखें चमक उठीं। उसने हरिराम की तरफ देखा और बोला, आज हम दोनों मिलकर बनाएंगे। दोनों ने मिलकर लकड़ी चुनी, तीलियां जमाई, घेरा कसा। बाबा हर कदम पर समझाता रहा, पहली गाड़ी हमेशा मजबूत बनानी चाहिए, जैसे पहली उम्मीद। शाम तक जब गाड़ी तैयार हुई तो लड़के ने झुककर बाबा के पैर छू लिए। वह पल उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत किसी और के सपनों का आधार बन रही है। वह देर तक उस गाड़ी को जाता हुआ देखता रहा, जैसे अपना ही बच्चा पहली बार चलना सीख कर दूर जा रहा हो। धीरे धीरे बाबा ने महसूस किया कि अब लोग उसे सिर्फ मिस्त्री नहीं, बुजुर्ग समझने लगे हैं। कोई सलाह लेने आता, कोई घर की परेशानी बताता, कोई बस दो पल बैठकर चुप रहता। उसकी दुकान सच में चौपाल बन चुकी थी। एक दिन दो औरतें झगड़ती हुई आईं, किसी बात पर मनमुटाव था। बाबा ने दोनों को बैठाया, पानी पिलाया और बोला, देखो बैलगाड़ी के दो पहिए अगर अलग अलग चलेंगे तो गाड़ी गिरेगी ही, साथ चलना पड़ेगा। दोनों चुप हो गईं। थोड़ी देर बाद हंसते हुए चली गईं। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, बाबा आप तो गाड़ियों के साथ लोगों को भी जोड़ देते हो। बाबा ने सिर झुका लिया। शायद सच था। उसने सोचा, अगर वह सिर्फ पहिए जोड़ता रहता तो जिंदगी अधूरी रहती। असली काम तो दिल जोड़ना है। यह सोचकर उसके भीतर एक अजीब सुकून भर गया। मगर समय अपनी चाल चलता रहा। ठंडी हवाएं आने लगीं। सुबहें लंबी और धुंधली होने लगीं। बाबा को अब ठंड ज्यादा लगती थी। हाथ अकड़ जाते, घुटनों में दर्द उठता। हरिराम उसके लिए अलाव जलाता, गरम रोटी सेंकता। कई बार बाबा खुद को बोझ समझने लगता। अब मैं तेरे काम का नहीं रहा बेटा, वह कहता। हरिराम तुरंत जवाब देता, ऐसा मत बोलो बाबा, आप न हो तो ये जगह सूनी हो जाएगी। यह सुनकर बाबा चुप हो जाता। उसे समझ आया कि इंसान का काम सिर्फ शरीर से नहीं, मौजूदगी से भी होता है। उसका बैठना, मुस्कुराना, आशीर्वाद देना, ये सब भी उतना ही जरूरी है जितना हथौड़ा चलाना। उसने खुद को दोष देना छोड़ दिया। अब वह बच्चों को कहानियां सुनाता, लकड़ी पर नाम खोदना सिखाता और बस दुकान के बाहर बैठकर लोगों को आते जाते देखता। उसे यह देखना ही खुशी देने लगा था।
एक शाम गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है, जहां ट्रैक्टर और मशीनें आएंगी। लोग कहने लगे कि अब बैलगाड़ियों का जमाना खत्म हो जाएगा। यह सुनकर बाबा देर तक चुप रहा। उसके भीतर हल्की चुभन उठी। अगर गाड़ियां ही नहीं रहीं तो उसका हुनर किस काम का। मगर फिर उसने हरिराम को काम करते देखा, रस्सी कसते हुए, लकड़ी घिसते हुए, पसीना पोंछते हुए। उसे लगा चाहे ट्रैक्टर आ जाए, मगर मिट्टी से जुड़ा काम कभी खत्म नहीं होगा। गांव में हमेशा कोई ना कोई गाड़ी चलेगी, कोई पहिया टूटेगा, कोई धुरा अटकेगा, और तब तक उसका सिखाया हुनर जिंदा रहेगा। उसने राहत की सांस ली। हुनर चीजों से बड़ा होता है, चीजें बदलती हैं, हुनर नहीं। उसने हरिराम से कहा, डर मत, जब तक गांव है गाड़ी रहेगी। दिन बीतते बीतते बाबा का शरीर और धीमा हो गया, मगर मन अजीब तरह से हल्का था। अब वह शाम को आसमान ज्यादा देखता, तारों को गिनता, हवा को सुनता। उसे लगता जैसे जिंदगी का हर पल अब उधार का है और वह उसे पूरी तरह जी लेना चाहता है। कभी वह बच्चों के साथ बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाता, कभी हरिराम के लिए पुराने गीत गुनगुनाता। उसकी आवाज भले फटी हो, मगर उनमें इतना अपनापन था कि सुनने वाला चुप हो जाता। कई बार वह खामोश होकर बस दुकान के बाहर बैठा रहता और लोगों को गुजरते देखता। उसे हर चेहरे में कहानी दिखती, किसी में संघर्ष, किसी में खुशी, किसी में उम्मीद। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी हमेशा चलती रहती है, जैसे बैलगाड़ी, धीरे सही मगर रुकती नहीं, और वह खुद भी उसी गाड़ी का एक छोटा सा पहिया है। एक रात जब हवा बिल्कुल शांत थी और आसमान तारों से भरा था, बाबा खाट पर लेटा लंबे समय तक जागता रहा। हरिराम पास ही सो रहा था। उसने उसे देखा और दिल ही दिल में दुआ की। उसे लगा जैसे भगवान ने उसके खाली हाथों में फिर से रिश्ता रख दिया है। उसने धीरे से आंखें बंद की और सोचा, अगर कल सुबह न भी उठा तो कोई अफसोस नहीं होगा। उसने अपना सब कुछ बांट दिया है, हुनर, प्यार, यादें। अब डर नहीं, बस संतोष है। बाहर कहीं दूर से बैलों की हल्की घंटी बजी, जैसे लोरी हो। हवा ने छप्पर को हल्का सा हिलाया। उसके होंठों पर मुस्कान आई और वह गहरी नींद में डूब गया। ऐसी नींद जिसमें अकेलापन नहीं, बस अपनापन था। उसकी कहानी अब सिर्फ एक बूढ़े मिस्त्री की नहीं रही थी, वह पूरे गांव की सांस बन चुकी थी, जो उसके बाद भी चलती रहेगी। हथौड़े की हर चोट में, पहिए की हर घूम में, और हरिराम के हर स्पर्श में। रात धीरे धीरे और गहरी हो गई थी। आकाश में चांद अब आधा झुक चुका था, जैसे दिन भर की थकान के बाद वह भी कहीं टिककर सो जाना चाहता हो। हरिराम अपनी झोपड़ी के बाहर रखी पुरानी चारपाई पर बैठा था, हाथों में वही पुराना हथौड़ा लिए जिसे वह बिना वजह भी सहलाता रहता था। उसके सामने अधूरी पड़ी बैलगाड़ी का पहिया चुपचाप पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में उस पहिए से कहीं ज्यादा अधूरी यादें घूम रही थीं। उसे लग रहा था जैसे हर लकड़ी का टुकड़ा, हर कील, हर चरमराहट उसे अपने बीते दिनों की कहानी सुना रही हो। कभी यही आंगन बच्चों की हंसी से भर जाता था। उसकी पत्नी तुलसी चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए उसे आवाज लगाती थी और वह काम करते करते मुस्कुरा देता था। आज वही आंगन सूना था। हवा चलती तो टूटी बांस की टट्टी हिलती और एक अजीब सी सिसकी पैदा करती। उसने गहरी सांस ली, जैसे सीने में भरा हुआ बोझ बाहर निकालना चाहता हो। पर कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो सांसों से नहीं, समय से ही हल्के होते हैं। सुबह जब पहली मुर्गे की बांग सुनाई दी तो वह हमेशा की तरह बिना अलार्म, बिना पुकार के जाग गया। बूढ़ी आंखें खुद ही खुल जाती थीं, जैसे शरीर को अब नींद की जरूरत कम रह गई हो। उसने घड़े का ठंडा पानी मुंह पर डाला तो चेहरे की झुर्रियां और साफ दिखने लगीं, पर उन झुर्रियों में मेहनत की चमक भी थी। उसने आंगन में पड़े सूखे पत्ते बुहारे, चूल्हे में आग जलाई और अपने लिए पतली सी चाय बनाई। चाय की भाप के साथ उसकी यादें भी उठने लगीं। तभी दूर से बैलों की घंटियों की आवाज आई। उसने गर्दन उठाकर देखा। गांव का छोटा लड़का मुन्ना अपने पिता की टूटी गाड़ी लेकर आ रहा था। मुन्ना की आंखों में घबराहट थी, जैसे गाड़ी नहीं, कोई सपना टूट गया हो। हरिराम ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। वह जानता था, इस गांव में जब भी कुछ टूटता है, पहिया हो या दिल, लोग उसके पास ही आते हैं। मुन्ना ने धीरे से कहा कि उसके पिता बीमार हैं, खेत से अनाज लाने वाली यही एक गाड़ी है। अगर ये ठीक न हुई तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हरिराम ने बिना कुछ पूछे काम शुरू कर दिया। उसने लकड़ी को छूकर देखा, जैसे डॉक्टर नब्ज टटोलता है। फिर पुराने बक्से से औजार निकाले, रेती, छेनी, कीलें, रस्सी।
उसके हाथ भले कांपते हों, पर काम करते समय उनमें अजीब स्थिरता आ जाती थी। वह लकड़ी को इस तरह जोड़ता जैसे किसी टूटे रिश्ते को सुलझा रहा हो। मुन्ना पास बैठा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। हरिराम को अपना बेटा याद आ गया, जो शहर कमाने गया था और फिर कभी लौटा नहीं। उसने हथौड़े की एक जोरदार चोट मारी, जैसे भीतर का दर्द भी उसी के साथ बाहर निकल आया हो। दोपहर तक सूरज तेज हो गया था। पसीना उसकी पीठ से बहकर कमर तक आ रहा था, पर उसने काम रोका नहीं। गांव की औरतें पानी भरते हुए रुककर उसे देखती। कोई पूछती, बाबा आराम कर लो, पर वह सिर्फ मुस्कुरा देता। उसके लिए काम ही आराम था। जब तक हाथ चलते रहते, मन भटकता नहीं था। उसने पहिए को घुमाकर देखा, अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत था। मुन्ना खुशी से उछल पड़ा। उसने जेब से मुड़े तुड़े कुछ सिक्के निकाले, पर हरिराम ने लेने से मना कर दिया। बोला, अपने बापू के लिए दवा ले आना। मुन्ना की आंखें भर आईं। उस पल हरिराम को लगा जैसे उसका अपना बेटा सामने खड़ा हो। शाम होते होते आसमान में बादल घिराए। हवा में मिट्टी की खुशबू फैल गई। वह अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था कि अचानक उसे दूर से एक अनजानी बैलगाड़ी आती दिखी। गाड़ी नई थी, बैल तगड़े थे, पर गाड़ी का एक पहिया बुरी तरह टेढ़ा था। गाड़ी में बैठे आदमी शहर के लग रहे थे। साफ कपड़े, चमकते जूते। उन्होंने उतरकर इधर उधर देखा, जैसे इस छोटे से गांव में आकर असहज हों। उनमें से एक ने हरिराम से गाड़ी ठीक करने को कहा, पर उसके बोलने का तरीका आदेश जैसा था। हरिराम ने शांत स्वर में सिर हिलाया। उसने गाड़ी को छुआ तो समझ गया कि ये साधारण टूट फूट नहीं, लकड़ी ही गलत जोड़ी गई है। उसे लगा जैसे शहर की जल्दी में किसी ने जल्दबाजी में सब बना दिया हो। काम करते हुए वह उन लोगों की बातें सुनता रहा। वे गांव की सादगी पर हंस रहे थे, मिट्टी के घरों को देखकर मजाक कर रहे थे। हरिराम को वो बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके लिए यह मिट्टी ही मंदिर थी। उसने चुपचाप पहिया खोला, नई फिटिंग की, लकड़ी को कसकर जमाया। काम पूरा होने में घंटों लगे। जब गाड़ी चली तो बिना आवाज के सरकती चली गई। वे लोग पैसे फेंक कर चले गए। धन्यवाद तक नहीं कहा। हरिराम ने पैसे उठाए, पर चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे लगा सम्मान के बिना मेहनत अधूरी है। रात को बारिश शुरू हो गई। टप टप छप्पर से पानी टपकता रहा। वह चारपाई पर लेटा छत को देखता रहा। उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो बारिश में गरम खिचड़ी बनाती थी। उसने आंखें बंद की तो पुराने दिन साफ दिखने लगे। हंसी त्योहार, बैलगाड़ियों की कतारें, खेतों की हरियाली। अब सब धीरे धीरे बदल रहा था। ट्रैक्टर आ गए थे, पक्की सड़कें बन रही थीं। शायद कुछ सालों बाद कोई बैलगाड़ी ही न बचे। तब उसका हुनर किस काम आएगा, यह सोचकर उसका दिल बैठ गया। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, जब तक इस गांव में एक भी पहिया घूमेगा, तब तक उसका काम जिंदा रहेगा। वह सिर्फ मिस्त्री नहीं, इस गांव की धड़कन है। बाहर बारिश थम चुकी थी। कहीं दूर मेंढक टराने लगे। हवा ठंडी हो गई। उसने चादर ओढ़ी और आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, हे भगवान, जब तक सांस है किसी का काम आता रहूं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी मुस्कान के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, और रात ने उसे अपनी गोद में ऐसे समेट लिया जैसे माँ थके बच्चे को सुला देती है। भोर की हल्की नीली रोशनी जब आसमान के कोनों से रिसती हुई धरती पर उतरी, तब तक हरिराम की आंख खुल चुकी थी। रात की बारिश के बाद मिट्टी गीली थी और आंगन से भीगी धरती की सौंधी खुशबू उठ रही थी। वही खुशबू जो उसके बचपन से उसकी साथी रही थी। छप्पर से टपका पानी छोटे छोटे गड्ढों में जमा था और उनमें आसमान का फीका रंग झिलमिला रहा था। उसने धीरे से उठकर कमर सीधी की। हड्डियों में हल्की जकड़न थी, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने हथेली से अपनी दाढ़ी सहलाई, जैसे खुद से कह रहा हो, चल हरिराम, एक दिन और। चूल्हे में आग सुलगाई तो लकड़ियों की चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ा। उस आवाज में उसे जीवन की धड़कन सुनाई देती थी। उसने लोहे की केतली चढ़ाई। चाय की भाप उठी और उसके साथ बीते बरसों की यादें भी। उसे याद आया जब यही सुबह उसकी पत्नी तुलसी गुनगुनाते हुए जगाती थी। बेटा आंगन में दौड़ता था और बैलों की घंटियां घर के बाहर बंधी गाड़ियों से टुन टुन बजती थीं। आज सब कुछ शांत था, जैसे समय धीरे धीरे चलना सीख गया हो। चाय पीकर वह अपने औजारों के पास बैठ गया। लकड़ी का पुराना बक्सा उसने खोला तो अंदर करीने से रखी छैनी,
रेती, रस्सियां और कीलों की डिब्बियां उसे ऐसे देख रही थीं जैसे पुराने दोस्त। उसने हर औजार को कपड़े से साफ किया। यह उसका रोज का नियम था, काम हो या ना हो, औजार चमकने चाहिए। उसे लगता था कि औजारों की इज्जत करोगे तो वे तुम्हारी इज्जत रखेंगे। इतने में गांव की पगडंडी पर कदमों की आहट आई। उसने सिर उठाकर देखा। रघुवीर किसान आ रहा था, जिसके बैल बूढ़े हो चुके थे और गाड़ी अक्सर अटक जाती थी। रघुवीर ने आते ही लंबी सांस ली और बोला, बाबा, धुरा फिर ढीला हो गया। उसके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि उसी गाड़ी से वह सब्जी मंडी जाता था। हरिराम ने बिना सवाल किए गाड़ी उलटवाई और नीचे बैठ गया। मिट्टी में घुटनों तक धंसकर उसने धुरा निकाला, हथेली से टटोला, फिर लकड़ी पर हल्के हल्के हथौड़े की चोटें मारने लगा। हर चोट के साथ जैसे उसका अपना दिल भी धड़कता था। रघुवीर पास खड़ा चुपचाप देखता रहा, मानो किसी वैद्य को इलाज करते देख रहा हो। काम करते करते हरिराम की निगाह बार बार बैलों पर जाती। दोनों बैल थके हुए थे, पर उनकी आंखों में भरोसा था। उसने उनके माथे पर हाथ फेरा। उसे हमेशा जानवरों से अजीब सा अपनापन लगता था। इंसान अक्सर शब्दों से धोखा दे देता है, पर जानवरों की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उसे अपना पुराना बैल मोती याद आया, जो बरसों पहले मर गया था। मोती के जाने के बाद उसने कई रातें बिना सोए काटी थीं। उसे लगता था जैसे परिवार का कोई सदस्य चला गया हो। यह सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गईं, पर उसने जल्दी से पसीना समझकर पोंछ लिया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, यह बात उसने खुद को समझा रखी थी। कुछ देर बाद धुरा कस गया, गाड़ी सीधी खड़ी हो गई। रघुवीर ने राहत की सांस ली और हाथ जोड़कर बोला, आप न होते तो हमारा क्या होता बाबा। हरिराम ने बस मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हो, मैं नहीं, ये हाथ हैं जो काम करते हैं। दोपहर ढलने लगी तो सूरज बादलों से निकलकर तेज चमकने लगा। गर्मी फिर लौट आई थी। हरिराम ने पेड़ की छांव में बैठकर सूखी रोटी और नमक खाया। वही उसका रोज का भोजन था। खाते खाते वह रास्ते पर नजर रखे था। उसे लोगों को आते जाते देखना अच्छा लगता था। हर चेहरा एक कहानी होता है। कोई हंसता हुआ जाता, कोई थका हुआ लौटता, कोई बच्चे को कंधे पर बिठाए चलता। उसे लगता ये रास्ता ही असली जीवन है, न रुकता है न शिकायत करता है। तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। एक और बैलगाड़ी आ रही थी, पर इस बार गाड़ी पर अनाज की बोरियां भरी थीं और पहिया बुरी तरह चरमरा रहा था। आवाज इतनी तेज थी जैसे दर्द में कराह रहा हो। हरिराम तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे चरमराहट सुनकर बेचैनी होती थी, जैसे किसी की हड्डी टूट रही हो। गाड़ी वाला युवक नया था, शायद पड़ोस के गांव से। उसने घबराकर बताया कि अगर गाड़ी यहीं टूट गई तो सारा अनाज मिट्टी में बिखर जाएगा। हरिराम ने उसे धैर्य दिया। दोनों ने मिलकर बोरियां उतारी। फिर उसने पहिया खोला तो देखा कि कीलें जंग खा चुकी हैं। उसने अपनी पुरानी कीलें निकाली, रस्सी से बांधकर जोड़ मजबूत किया। काम करते समय उसका चेहरा एकदम शांत हो जाता था, जैसे किसी साधु की ध्यान अवस्था हो। उसके आसपास की दुनिया गायब हो जाती थी, बस लकड़ी, लोहे और उसके हाथों की हरकतें। युवक उसे आश्चर्य से देखता रहा। बोला, बाबा, आपने ये सब कहाँ सीखा। हरिराम हंस पड़ा, बेटा, जिंदगी सिखा देती है, जरूरत सबसे बड़ा गुरु है। यह कहते हुए उसकी आवाज में न अनुभव का घमंड था, न दुख, बस सच्चाई थी। शाम ढली तो आसमान लाल हो गया। खेतों से लौटते किसानों की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर मंदिर की घंटी मिलकर एक मीठा संगीत बना रही थीं। हरिराम ने अपने औजार समेटे और आंगन में बैठ गया। अचानक उसे लगा जैसे आज कुछ कमी है। रोज की तरह किसी बच्चे की हंसी नहीं आई, न कोई कहानी सुनाने वाला बूढ़ा साथी। धीरे धीरे गांव बदल रहा था। नौजवान शहर जा रहे थे, बैलगाड़ियों की जगह ट्रैक्टर ले रहे थे। उसका काम कम होता जा रहा था। उसने हथेली पर ठुड्डी टिकाई और देर तक सोचता रहा, क्या सचमुच उसका समय खत्म हो रहा है। क्या आने वाले सालों में कोई उसे याद भी करेगा। यह सोचकर उसके भीतर खालीपन फैल गया, जैसे कोई सूना कुआं हो। उसी वक्त छोटी गुड़िया दौड़ती हुई आई, गांव की अनाथ बच्ची जो अक्सर उसके पास आकर बैठ जाती थी। उसने आकर पूछा, बाबा, कहानी सुनाओगे। हरिराम के चेहरे पर तुरंत रोशनी आ गई। उसने उसे पास बिठाया और पुराने दिनों की बातें सुनाने लगा। कैसे कभी पूरे गांव में 50 बैलगाड़ियां थीं, कैसे मेले में सब साथ जाते थे, कैसे रात को ढोल बजता था। गुड़िया आंखें फैलाकर सुनती रही।
उसकी हंसी सुनकर हरिराम को लगा कि वह बेकार नहीं है। शायद उसका काम सिर्फ गाड़ियां ठीक करना नहीं, यादों को जिंदा रखना भी है। बच्चे ही तो कल हैं, और अगर वे सुनेंगे तो कहानी जिंदा रहेगी। रात गहराई तो तारों से भरा आकाश चमकने लगा। हरिराम ने गुड़िया को उसके घर छोड़ा और लौटकर अपनी चारपाई पर लेट गया। हवा ठंडी थी, छप्पर की दरारों से तारे दिख रहे थे। उसने हथौड़ा अपने सिरहाने रख लिया, जैसे कोई सैनिक अपनी तलवार रखता है। उसे लगा जब तक यह हथौड़ा उसके पास है वह अकेला नहीं है। आंखें बंद करते हुए उसने मन ही मन प्रार्थना की कि कल भी कोई न कोई उसकी दहलीज पर आए। कोई पहिया टूटा हो, कोई उम्मीद टूटी हो, ताकि वह उसे जोड़ सके। उसी उम्मीद के साथ उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। सांसें धीमी हुईं और वह नींद की गहराई में उतर गया, जैसे शांत नदी बिना शोर किए सागर में समा जाती है। अगली सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, आसमान हल्के केसरिया रंग में रंगा हुआ था और ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं, तभी हरिराम की नींद अपने आप खुल गई। रात भर अजीब सा सपना आता रहा था। वह देख रहा था कि पूरे गांव की सारी बैलगाड़ियां एक साथ चल रही हैं, घंटियां बज रही हैं, बच्चे हंस रहे हैं और वह बीच रास्ते खड़ा सबको ठीक करता जा रहा है। पर अचानक सब धुंधला हो जाता है और वह अकेला रह जाता है। आंख खुली तो कुछ पल वह समझ ही नहीं पाया कि सपना खत्म हुआ या सच। उसने करवट बदलकर छप्पर की ओर देखा, जहां से हल्की धूप छनकर आ रही थी। ठंडी हवा में मिट्टी और धुएं की मिलीजुली खुशबू थी। उसने धीरे धीरे उठकर अपने घुटनों को सहलाया, जैसे उनसे इजाजत ले रहा हो कि चलो आज भी साथ देना। बाहर आकर उसने आंगन में पानी छिड़का, झाड़ू लगाई और फिर चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। उबलती चाय की आवाज उसे किसी पुराने गीत की तरह सुकून देती थी। उसने पहला घूंट लिया तो लगा जैसे भीतर की सारी थकान पिघल रही हो। दूर खेतों से बैलों की टुनटुन सुनाई दी और उसके होंठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। यह आवाज ही उसकी असली सुबह थी। चाय खत्म कर वह अपनी कार्यशाला जैसी झोंपड़ी में गया, जहां लकड़ी के टुकड़े, आधे बने पहिए, रस्सियां और लोहे के छल्ले करीने से रखे थे। उसने एक पुराने पहिए को उठाकर धूप में रखा और उसकी दरारें देखने लगा। लकड़ी की नसों को देखकर वह पहचान लेता था कि यह किस पेड़ की है, कितनी उम्र है और कहां से टूटेगी। उसके लिए लकड़ी सिर्फ सामान नहीं थी, एक जीवित चीज थी। वह अक्सर सोचता, जिस तरह इंसान के शरीर में हड्डियां होती हैं, वैसे ही बैलगाड़ी की हड्डियां ये पहिए और धुरे हैं। अगर ये मजबूत हों तो पूरी जिंदगी चलती रहती है। तभी उसे अपने पिता की याद आई, जिन्होंने उसे यही काम सिखाया था। बचपन में वह उनके पीछे पीछे घूमता, कीलें पकड़ाता, लकड़ी घिसता। पिता कहा करते, काम ऐसा करो कि गाड़ी ही नहीं, मालिक का भरोसा भी चले। आज इतने साल बाद भी वही बात उसके कानों में गूंजती थी। उसने हथेली से पहिए को थपथपाया और मन ही मन बोला, बाबा देखो, अभी भी सीख रहा हूं। थोड़ी देर बाद गांव की पगडंडी पर हलचल बढ़ने लगी। औरतें सिर पर घड़े रखकर कुएं की ओर जा रही थीं। बच्चे स्कूल की फटी कॉपियां बगल में दबाए दौड़ रहे थे और कुछ किसान अपनी गाड़ियां हाँकते खेतों की तरफ निकल पड़े थे। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, ठक, जैसे कुछ टूट गया हो। हरिराम ने मुड़कर देखा तो रामू चरवाहे की छोटी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई थी और उसका पहिया तिरछा हो गया था। रामू घबराकर इधर उधर देखने लगा। हरिराम तुरंत उठा और लाठी टेकता हुआ वहां पहुंचा। उसने बिना बोले स्थिति देखी, फिर बैलों को सहलाकर शांत किया। डर मत बेटा, उसने रामू से कहा, पहिया है, इंसान नहीं, जुड़ जाएगा। उसकी आवाज में इतनी भरोसे की ताकत थी कि रामू की घबराहट आधी हो गई। दोनों ने मिलकर गाड़ी सीधी की। हरिराम मिट्टी में बैठ गया, हाथ गंदे हो गए, पर उसकी आंखों में चमक थी। उसे काम मिल गया था और काम ही उसकी असली दवा था। पहिया खोलते समय उसे महसूस हुआ कि लकड़ी अंदर से सड़ने लगी है। उसने धीरे धीरे खराब हिस्सा काटा और अपने पुराने भंडार से एक मजबूत टुकड़ा निकालकर फिट किया। हथौड़े की लयबद्ध चोटें पूरे माहौल में गूंजने लगीं, ठक 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 ठक, जैसे कोई ढोलक बज रही हो। आसपास खड़े बच्चे उत्सुकता से देख रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, बाबा आपको थकान नहीं होती? हरिराम मुस्कुराया, बोला, जब दिल काम करे तो हाथ नहीं थकते। बच्चे खिलखिला पड़े। उस हंसी ने जैसे उसके भीतर की उदासी धो दी। उसने सोचा,
शायद यही कारण है कि भगवान ने उसे अभी तक जिंदा रखा है, किसी न किसी की मदद करने के लिए। थोड़ी देर में पहिया फिर से गोल गोल घूमने लगा। रामू की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने अपने झोले से 2 गुड़ की डलियां निकालकर हरिराम को दी। हरिराम ने उन्हें ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई कीमती तोहफा हो। दोपहर को धूप तेज हो गई। हवा गर्म और सुस्त थी। वह नीम के पेड़ की छांव में बैठकर गुड़ का छोटा टुकड़ा खाने लगा। मिठास मुंह में घुली तो उसे बरसों पहले की याद आई, जब उसकी पत्नी इसी तरह गुड़ के साथ रोटी खिलाती थी। अचानक दिल भारी हो गया। उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ वही था, पर कोई अपना नहीं था। कभी कभी उसे लगता था कि वह इस गांव में रहते हुए भी अकेला हो गया है। लोग आते हैं, काम कराते हैं, चले जाते हैं। रात को सन्नाटा फिर उसका साथी बन जाता है। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, तुलसी, अगर तू होती तो कितना अच्छा होता। हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने जवाब दिया हो। उसकी आंखें कुछ देर नम रहीं, फिर उसने खुद को संभाल लिया। बूढ़े आदमी को जीना सीखना पड़ता है, चाहे यादें कितनी भी चुभें। शाम ढलने लगी तो गांव में फिर हलचल बढ़ी। अचानक दूर से ट्रैक्टर की घरघराहट सुनाई दी। कुछ नौजवान उसी पर बैठकर हंसते बतियाते गुजर गए। उनकी हंसी में बैलगाड़ियों के लिए मजाक था। अब कौन चलाता है ये पुरानी चीजें, वे कह रहे थे। हरिराम ने सुन लिया। उसके दिल में हल्की चुभन हुई, पर गुस्सा नहीं आया। समय बदलता है, यह वह समझता था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसकी दुनिया मिटा रहा हो। उसने अपने अधबने पहिए को देखा और सोचा, क्या सच में एक दिन ऐसा आएगा जब इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी? अगर ऐसा हुआ तो उसका हुनर, उसका जीवन, सब किस काम का? यह सवाल उसके भीतर गूंजता रहा। पर फिर उसने खुद से कहा, जब तक एक भी बैलगाड़ी है, मैं हूं। तभी गुड़िया फिर आ गई, हाथ में जंगली फूलों का छोटा गुच्छा लिए। उसने वे फूल हरिराम को देते हुए कहा, बाबा, ये आपके लिए। उसने हंसकर फूल कान के पीछे लगा लिया। गुड़िया खिलखिलाई। दोनों साथ बैठकर ढलते सूरज को देखने लगे। आसमान लाल से बैंगनी हो रहा था। हरिराम ने उसे लकड़ी पहचानना सिखाया। कौन सी लकड़ी मजबूत, कौन सी हल्की। गुड़िया ध्यान से सुनती रही। शायद वही पहली बार था जब उसने सोचा कि अपना हुनर किसी को सिखाना चाहिए। अगर वह नहीं रहेगा तो भी यह काम जिंदा रहेगा। यह सोचकर उसके भीतर एक नई रोशनी जगी, जैसे बुझता दिया फिर से जल उठा हो। रात आई तो सन्नाटा फैल गया। दूर कहीं कुत्ते भौंके, झिंगुर गाने लगे। हरिराम अपनी चारपाई पर लेटा आसमान के तारों को देखता रहा। उसे लगा हर तारा किसी पुराने चेहरे जैसा है। पिता, पत्नी, बेटा, दोस्त, सब ऊपर से उसे देख रहे हैं। उसने हथौड़ा सीने से लगाकर आंखें बंद की। उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, कल फिर कोई पहिया टूटेगा और मैं उसे जोड़ दूंगा। बस यही मेरा जीवन है। और धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी होने लगीं। दिल की धड़कन शांत हुई और वह नींद की गहरी नदी में उतर गया, जहां सपनों में फिर वही पुरानी बैलगाड़ियां चल रही थीं, घंटियां बज रही थीं और वह मुस्कुराता हुआ सबके बीच खड़ा था। अगली सुबह जब धूप की पहली किरणें नीम के पत्तों से छनकर हरिराम के चेहरे पर पड़ीं, तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। रात का सपना अभी भी उसके भीतर कहीं तैर रहा था। घंटियों की आवाज, चलते पहिए, लोगों की हंसी। कुछ पल वह चुपचाप लेटा रहा, जैसे सपने और सच के बीच की पतली रेखा को महसूस कर रहा हो। फिर उसने करवट बदली, हथौड़ा उठाकर सीने से लगाया और गहरी सांस ली। हवा में हल्की ठंडक थी, मिट्टी की खुशबू में रात की ओस घुली हुई थी। आज उसके दिल में अजीब सा हल्कापन था, जैसे कोई अनजाना फैसला भीतर ही भीतर पक चुका हो। उसने उठकर आंगन बुहारा, चूल्हे में आग जलाई और चाय बनाते हुए आसमान को देखने लगा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, पर उसे लगा जैसे उसकी अपनी जिंदगी का सूरज ढलान पर है। फिर भी उस ढलान में एक शांति थी, जैसे दिन भर काम करके लौटता किसान। चाय खत्म ही हुई थी कि गांव का डाकिया साइकिल बजाता हुआ आया। हरिराम के नाम बहुत कम चिट्ठियां आती थीं, इसलिए वह चौंक गया। डाकिये ने एक पुराना सा लिफाफा उसके हाथ में थमाया। कांपते हाथों से उसने खोला। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, पर पहचानते देर न लगी। उसके बेटे मोहन की लिखावट थी। सालों बाद उसकी खबर आई थी। पत्र में लिखा था कि वह शहर में मजदूरी करता है। जिंदगी आसान नहीं, पर अब वह अपने बूढ़े बाप को याद करने लगा है। उसने लिखा था, बाबा, अगर जिंदा हो तो मुझे माफ कर देना, जल्दी ही मिलने आऊंगा।
यह पढ़ते ही हरिराम की आंखों से आंसू टपक पड़े। इतने सालों का इंतजार जैसे अचानक पिघल गया। उसने आसमान की ओर देखा। तुलसी, देख, हमारा बेटा याद कर रहा है। उस पल उसे लगा जैसे उसके अंदर की खाली जगह में फिर से रोशनी भर गई हो। उस दिन उसने काम पहले से भी ज्यादा मन लगा कर किया। जो भी गाड़ी आई उसने ऐसे सुधारी जैसे आखिरी बार कर रहा हो। हथौड़े की हर चोट में एक लय थी, जैसे कोई विदाई का गीत। गांव के लोग भी नोटिस करने लगे कि आज बाबा ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। उसने बच्चों को बुलाकर पुराने किस्से सुनाए, औरतों से हालचाल पूछा, बैलों को गुड़ खिलाया। उसे लग रहा था कि हर चीज को आंखों में भर लेना चाहिए। यह मिट्टी, ये पेड़, यह पगडंडी, ये लोग, जैसे कोई यात्री सफर पर निकलने से पहले घर को आखिरी बार देखता है। शाम तक उसकी झोपड़ी के बाहर गाड़ियों की छोटी सी कतार लग गई। सबको भरोसा था कि बाबा के हाथ लगते ही सब ठीक हो जाएगा, और सच में उसके हाथों में आज कुछ अलग ही जादू था। दोपहर के बाद उसने गुड़िया को बुलाया। उसे अपने पास बैठाकर धीरे धीरे औजारों का बक्सा खोलकर दिखाया। बोला, देख बिटिया, ये छैनी ऐसे पकड़ते हैं, लकड़ी की नस ऐसे पहचानते हैं। अगर मैं ना रहूं तो तू ये काम किसी अच्छे बच्चे को सिखा देना। गुड़िया घबरा गई। आप कहाँ जाओगे बाबा? हरिराम हंसा। कहीं नहीं, बस जिंदगी का भरोसा नहीं। उसने उसे एक छोटा हथौड़ा दे दिया। गुड़िया ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उस पल हरिराम को लगा कि उसका हुनर अब सुरक्षित है। काम सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से चलता है, और दिल तो पीढ़ियों में चलता है। शाम होते होते आसमान में बादल छा गए। हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई, बैलगाड़ी की घंटियों की लंबी टुन टुन। उसने गर्दन उठाई। धूल भरे रास्ते पर एक पुरानी सी गाड़ी आ रही थी। गाड़ी से उतरा एक दुबला पतला आदमी, चेहरे पर थकान, आंखों में संकोच। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आदमी ने धीमे से कहा, बाबा पैठ। हरिराम का दिल धक से रह गया। वह मोहन था, सालों बाद, पर वही चेहरा, वही आंखें। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से लिपट गए। कोई शब्द नहीं, बस आंसू। आसपास खड़े लोग चुपचाप यह दृश्य देखते रहे। इतने बरसों की दूरी एक पल में पिघल गई। हरिराम का कांपता हाथ बेटे के सिर पर था। आ गया बेटा, देर से ही सही। रात को पहली बार उसकी झोपड़ी में चूल्हा जोर से जला। मोहन ने शहर की बातें बताईं, अपने संघर्ष, अपनी गलतियां। हरिराम बस सुनता रहा। उसे शिकायत नहीं थी, उसे सिर्फ यह सुकून था कि उसका खून, उसका अपना, उसके सामने बैठा है। दोनों ने साथ रोटी खाई। गुड़िया भी आई और हंसती रही। झोपड़ी में बरसों बाद हंसी गूंजी। हरिराम ने सोचा, अगर आज ही मौत आ जाए तो भी कोई अफसोस नहीं रहेगा। उसका परिवार लौट आया था, उसका हुनर किसी को मिल गया था, और गांव अभी भी उसे याद करता था। अगली सुबह वह मोहन को अपने साथ कार्यशाला में ले गया। उसे हर चीज दिखाने लगा, कैसे पहिया संतुलित करते हैं, धुरा कसते हैं, लकड़ी सुखाते हैं। मोहन ध्यान से सीखता रहा। हरिराम के चेहरे पर गर्व था। उसे लगा जैसे जीवन का चक्र पूरा हो रहा है। जो उसने अपने पिता से सीखा वही अब बेटे को दे रहा है। सूरज ऊपर चढ़ता गया। हथौड़े की आवाज गूंजती रही, और उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती गई। काम खत्म होने पर उसने आखिरी बार अपने हाथों को देखा, झुर्रियों से भरे पर मजबूत। यही हाथ उसकी पहचान थे। उस शाम वह बहुत थक गया था। चारपाई पर लेटकर उसने मोहन और गुड़िया को पास बुलाया। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, डरना मत, जिंदगी चलती रहती है, जैसे पहिया घूमता रहता है। उसकी आवाज धीमी होती गई। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। हवा में नीम की पत्तियां सरसराईं, जैसे लोरी गा रही हों। मोहन ने उसका हाथ पकड़े रखा। कुछ ही देर में उसकी सांसें लंबी हुईं, फिर बहुत हल्की, और फिर शांत। ऐसा लगा जैसे वह बस गहरी नींद में चला गया हो। सुबह गांव ने देखा, हरिराम अब नहीं था, पर उसकी झोपड़ी के बाहर वही पुराना हथौड़ा रखा था, धूप में चमकता हुआ। मोहन ने उसी दिन पहली बैलगाड़ी ठीक की। घंटियां बजीं, पहिया घूमता चला गया। लोगों ने राहत की सांस ली। मिस्त्री चला गया, पर उसका हुनर जिंदा है। और दूर कहीं हवा में जैसे हरिराम की धीमी हंसी खुली हुई थी, मानो कह रही हो, मैं यही हूं, हर घूमते पहिए में, हर चलती गाड़ी में, हर उस दिल में जो किसी टूटे को जोड़ना जानता है। कहानी यहीं ठहर जाती है, पर गांव की पगडंडी पर आज भी जब बैलगाड़ी की टुन टुन सुनाई देती है तो लगता है बूढ़ा मिस्त्री अब भी मुस्कुराते हुए वहीं बैठा है, किसी का इंतजार करता हुआ।